पॉलिटिक्स और लाइफ में बहुत एक बेसिक पैटर्न होता है। लोग प्लान कुछ करते हैं और रियलिटी कुछ और होती है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि कई बार जो होता है वो प्लान से बेटर भी निकल जाता है। एक सिंपल सी लाइन है, chaos इज अ लैडर एंड chaos इवेंचुअली बिकम्स अ लैडर। मतलब जो चीज़ कोलैप्स लग रही होती है वही एक्चुअली नेक्स्ट लेवल का एक बेस प्लान बन जाता है। अगर एग्जांपल लें वर्ल्ड वॉर 2 का, यूरोप लिटरली ब्रेक डाउन स्टेज पर था। सिटीज डिस्ट्रॉय हो रहे थे, इंडस्ट्रीज खत्म हो चुके थे, मिलियंस ऑफ लाइफ लॉस्ट हो चुके थे। लेकिन इसी डिस्ट्रक्शन ने एक रियलाइजेशन दिया कि अगर किसी भी तरीके से सिस्टम चल रहा है तो सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। इसलिए 1944 में जब वॉर खत्म भी नहीं हुआ था तो 44 कंट्रीज के डेलीगेट्स बैठ गए ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में। और यहाँ से निकले दो मेजर इंस्टीट्यूशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो कि एक्सचेंज रेट्स को स्टेबल रखना चाहते थे और कॉम्पिटिटिव डिवैल्यूएशन को रोकना चाहते थे, और वर्ल्ड बैंक दूसरा, आईबीआरडी, रिकंस्ट्रक्शन के लिए प्लस डेवलपमेंट फंड करना। आईबीआरडी का फुल फॉर्म भी रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट करके कुछ था। एक सटल पॉइंट जो लोग मिस करते हैं कि ये सिस्टम जो है वो गोल्ड स्टैंडर्ड का मॉडिफाइड वर्जन था। डॉलर को एंकर बनाया गया और बाकी कंट्रीज में इनडायरेक्टली गोल्ड से लिंक हो गई। मतलब इकोनॉमी स्टेबिलिटी एक जियोपॉलिटिकल टूल की तरह की जा रही थी और उसको करने का एक बहुत बड़ा प्रयास भी था। फिर यूरोप ने एक और स्टेप लिया। जहां पहले नेशनलिज्म और मिलिटरिज्म के बेसिस पर वो हो रही थी, वही कंट्रीज ने डिसाइड किया कि अब सॉवरेनिटी का कुछ हिस्सा वॉलंटरली हम शेयर करेंगे। तो 1951 में बिना यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी के सिर्फ कोल और स्टील मैनेज करने के लिए, ये छोटा लगता है लेकिन बहुत जीनियस मूव था। क्योंकि आप ये देखो ना कि अगर कोल और स्टील एक एक वेपन्स बन जाए, इंडस्ट्री का बैकबोन बन जाए, और अगर ये दोनों रिसोर्सेज जॉइंटली कंट्रोल हो तो वॉर प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो जाता है। फिर 1957 में ट्रीटी ऑफ रोम में जब यूरोपियन कमिटी इकोनॉमिक कम्युनिटी जो थी और वो ग्रेजुअली इवॉल्व होकर आज यूरोपियन यूनियन बन गई। मतलब कंक्लूजन सिंपल था कि डिस्ट्रक्शन के लेवल पे हम इंटीग्रेशन को एक नया पॉइंट या एक एक नया बर्थ दे देंगे। अब आज का सिनेरियो अगर देखें 2026 में, तो ईरान कॉन्फ्लिक्ट का जो क्योस है वो स्टेट ऑफ हॉर्मोज से इफेक्टिवली डिसरप्ट है। यानी दुनिया का सबसे क्रिटिकल चोक पॉइंट जो है वो 20% ग्लोबल ऑयल फ्लो को, 25% एलएनजी ट्रेड को रोक रखा है, ठप करके रखा है। तो जो सप्लाई डिसरप्शन का मतलब यहाँ पे एक टैलिटी में अगर हम समझने का प्रयास करें तो वो 10 से 12 मिलियन बैरल्स पर डे का इम्पैक्ट रोज हो रहा है। और फ्रीट इंश्योरेंस जो होती है प्लस शिपिंग कॉस्ट का जो स्पाइक है, ब्रेंट क्रूड ऑयल जो है वो कम से कम आपका $100 से $118 की रेंज में आ गया है। तो सिर्फ ऑयल नहीं बल्कि फर्टिलाइजर सप्लाई चेन भी इससे बहुत ज़्यादा हिट होती है, क्योंकि एमोनिया, यूरिया, फॉस्फेट्स, ये सब डायरेक्टली एनर्जी से लिंक्ड है। इनका सबसे बड़ा इम्पैक्ट किसको होता है, वो है ग्लोबल साउथ को। चाहे इन्फ्लेशन हुआ, फूड इनसिक्योरिटी हुआ, करेंसी प्रेशर हुआ, ये सारी चीज़ें अगर आप बहुत ध्यान से समझने का कोशिश करें कि यहीं पर वो पैटर्न रिपीट हो रहा है जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हुआ था। 1947 का पेट्रो डॉलर सिस्टम याद करिए। अगर यूएस, सऊदी ने एक डील किया था कि ऑयल सिर्फ डॉलर में ट्रेड होगा और सरप्लस जो है यूएस फाइनेंशियल सिस्टम में रिसाइकिल हो जाएगा। अब क्या हो रहा है कि ब्रिक्स कंट्रीज लोकल करेंसी ट्रेड पुश कर रहे हैं। रशिया, चाइना ट्रेड कम से कम 90 से 99% लोकल करेंसीज पे कर रहे हैं। इंडिया यूएई रूपी सेटलमेंट मैकेनिज्म का प्रयोग करना कोशिश कर रहे हैं। ब्राजील, चाइना जो है वो युआन के रियल ट्रेड को देखने की कोशिश का प्रयास कर रहे हैं। मतलब कि यहाँ के एक सटल शिफ्ट हो रहा है जहाँ पे डी डॉलराइजेशन हो रहा है, बल्कि इसको बेहतर तरीके से अगर कहना चाहें जो डी रिस्किंग फ्रॉम डॉलर डिपेंडेंसी के तरीके का एक एक प्रोसेस और एक थॉट चल रहा है सबके मन में। फाइनेंशियल साइड पर भी चेंज आ रहा है। अगर आप देखें न्यू डेवलपमेंट बैंक जो एनडीबी है वो चाहे आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक के अल्टरनेटिव के रूप में नजर आ रहे हैं। डिफरेंस क्या है? देयर इज नो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रेशर। जो लोकल करेंसी की फाइनेंसिंग का अटेम्प्ट है वो इंफ्रास्ट्रक्चर या क्लाइमेट प्रोजेक्ट से नहीं होता। अभी भी एनडीबी का स्केल जो है वो आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक के कंपैरिजन में काफी छोटा है। मतलब जो ट्रांजिशन है वो बहुत स्लो होगा, बहुत धीमे होगा, इंस्टेंट नहीं हो पाएगा। अगर हम अफ्रीका की साइड से देखें तो जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एरिया है जिसमें 54 कंट्रीज, 1.5 बिलियन पॉपुलेशन के आसपास लोग हैं, ये सिर्फ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, ये एक्चुअली अटेम्प्ट है कि एक तरीके से हम इंट्रा अफ्रीका ट्रेड बढ़ाएं जो हिस्टोरिकली 20% से भी कम था। क्योंकि अब तक पैटर्न क्या था कि अफ्रीका
का मतलब है कि रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट देगी, वेस्ट और चाइना क्या करेगी, फिनिश गुड का एक्सपोर्ट देगी। अब AFCFTA जो है का गोल है कि इस साइकिल को, पूरी साइकिल को तोड़ना। मतलब कि जो रॉ मटेरियल के एक्सपोर्ट हैं वो उतने ही अफ्रीका में हैं, सॉरी, जितने चाइना और वेस्ट में हैं जो वो नहीं करना चाहते हैं। और फिनिश गुड के एक्सपोर्ट्स की डिसरप्शन को इन्वोक करने के लिए वेस्ट और चाइना भी, अफ्रीका भी उसका प्रयोग कर सकती है। तो एनर्जी और फर्टिलाइजर में भी शिफ्ट आएगा, क्योंकि नाइजीरिया जैसे कंट्रीज में जहाँ 1.3 या 1.4 एमपीबीसीडी एमपीबीडी कैपेसिटी रिवाइव करने की कोशिश कर रही है, चाहे मोजाम्बिक हुआ, तंजानिया हुआ, जहाँ पे एलएनजी प्रोजेक्ट्स को एक्सेलरेट करने की कोशिश की जा रही है, मोरक्को हुआ, जहाँ पे फॉस्फेट और फर्टिलाइजर हब को इंक्रीज करने की कोशिश की जा रही है, ग्रीन अमोनिया प्लांट्स लगाए जा रहे हैं, लोकलाइज प्रोडक्शन पे ध्यान दिया जा रहा है, उसमें पैसे रिफंड करने की कोशिश की जा रही है। ये सब मिलकर एक पैटर्न दिखा रहे हैं कि रिसोर्स कंट्रोल प्लस वैल्यू एडिशन एक स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी बन जाएगी। गल्फ कंट्रीज भी अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर रहे हैं। अगर ये सारी ऊपर की चीजें हम कर सकें जो अभी तक मैंने बोली है, तो एक ग्लोबल साउथ का जो पावर है वो हमें शिफ्ट होते हुए बहुत जल्दी दिखने लगेगा, क्योंकि ग्लोबल कंट्रीज, गल्फ कंट्रीज भी अपनी स्ट्रैटेजिक चेंज कर रहे हैं। क्योंकि जैसे गल्फ कॉपरेशन काउंसिल अब सिर्फ ऑयल एक्सपोर्टर नहीं रहना चाहता है, बल्कि वो ये कह रहा है कि भाई सॉवरेन वेल्थ फंड्स डाइवर्सिफाई हम करना चाहते हैं, ह्यूमैनिटेरियन प्लस डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंक्रीज करना चाहते हैं, फिलैंथ्रो डिप्लोमेसी मॉडल पे काम करना चाहते हैं। लेकिन चैलेंजेस जो हैं वो सबसे बड़े इस समय ये आएंगे उनके पास कि लोकल करेंसी में ट्रेड होना अगर होगा तो लिक्विडिटी का सबसे बड़ा इशू आएगा। मतलब कि इमीडिएट पैसा इन लोग के पास कम होने के चांसेस बन जाएंगे, यानी एक्सचेंज रेट की वोलेटिलिटी बढ़ जाएगी, ट्रस्ट डेफिसिट बिटवीन द कंट्रीज विल प्रोबेबली इंक्रीज, एंड देयर विल बी ऑलवेज इंफ्रास्ट्रक्चर गैप, बिकॉज क्योंकि पेमेंट सिस्टम नहीं है आपके पास, क्लियरिंग मैकेनिज्म नहीं है। तो इवेंचुअली आप ये देखेंगे कि मतलब सिस्टम बिल्ड होने का पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर क्योंकि बेस लेवल पे वो बहुत फ्रेजाइल आपको दिख जाएंगे। ग्लोबल गवर्नेंस जो है वो काइंड ऑफ साइड पे भी चेंज विजिबल है, क्योंकि G20 अब सिर्फ डेवलप्ड नेशंस का क्लब नहीं रहा। वो बिग मूवमेंट तब था जब अफ्रीकन यूनियन को परमानेंट मेंबर बना दिया गया। इसका मतलब है कि 55 कंट्रीज की कलेक्टिव वॉइस अब ग्लोबल टेबल पर आ चुकी है। लेकिन फिर भी इम्बैलेंस है, क्योंकि यूएनएससी जो है वो 1945 का स्ट्रक्चर अभी भी चला रहा है। P5 मोनोपोली, देर इज अ वीटो पावर। अफ्रीका के 54 कंट्रीज को कोई परमानेंट सीट नहीं है, इंडिया जैसी कंट्री को कोई परमानेंट सीट नहीं है। तो ये काइंड ऑफ एक स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस है ग्लोबल साउथ में। और कहीं ना कहीं इसी का फ्रस्ट्रेशन का जो कोर है वो बाकी ब्रिक्स और बाकी G20 जैसे मल्टी लेवल या मल्टी पोलरिटी कंट्रीज को साथ लाने का प्रयास है। अब अगर आप एक लेवल और डीप जाएं तो डिपेंडेंसी का सिस्टम कैसे कम हो सकता है। जो IMF है प्लस वर्ल्ड बैंक है, ये लोन्स और कंडीशनैलिटीज को बढ़ाते हैं। ऑस्टेरिटी जो होती है वो पब्लिक स्पेंडिंग को कम कट करती है। प्राइवेटाइजेशन जो है वो MNC की एंट्री लाती है। रॉ एक्सपोर्ट्स जो होते हैं वो लो वैल्यू कैप्चर होते हैं। प्रोफाइल प्रॉफिट रेप्टिरिएशन जो होता है वो कैपिटल फ्लाइट को बढ़ावा देता है। तो कंपनीज जैसे शेल, शेवरॉन, टोटल एनर्जीज, ग्लेनकोर, ये रिसोर्स एक्सट्रैक्शन मॉडल को सस्टेन करती हैं। मतलब कि वो आपको डेब्ट ट्रैप में फंसाएंगे और रिसोर्स कर साइकिल को बढ़ाएंगे। इसका मतलब ये है, लेकिन यही साइकिल अब ब्रेक होने की एज पर है। क्योंकि आप ये देखो, या कर सकते हैं, मतलब मैं ये बोलना बहुत गलत रहेगा कि उसके एज पे है, बल्कि मैं ये ज्यादा बेहतर कहना समझूंगा कि ये हो सकता है, क्योंकि ब्रिक्स आपका फाइनेंशियल अंडर ऑल्टरनेटिव बनने का प्रयास में है। AFCFTA जो है वो ट्रेड रिस्ट्रक्चरिंग के लिए एक बहुत बड़ा इशू, एक बहुत बड़ा प्लान है। लोकल करेंसी में मॉनेटरी फ्लेक्सिबिलिटी होनी बढ़ जाएगी। अगर अगर एनर्जी लोकलाइजेशन पे ध्यान देंगे तो सप्लाई सिक्योरिटी, जैसे इंडिया के पास तो फिर भी सप्लाई सिक्योरिटी थी इस समय, पर बाकी जो कंट्रीज हैं उनके पास सप्लाई सिक्योरिटी नहीं थी। यही चीज कोविड के समय भी हुआ था। तो बहुत सिंपल बात है कि जैसे वर्ल्ड वॉर 2 ने IMF, वर्ल्ड बैंक, EU को जन्म दिया था, वैसे ही 2026 का जो ईरान क्योस है वो एक पूरी तरीके से नए सिस्टम को पुश कर रहा है। और उस पूरे पुशिंग सिस्टम का एक नैरेटिव हम चाहें अगर ग्लोबल साउथ के रूप में उसको बना सकते हैं। लेकिन एक क्रिटिकल डिफरेंस क्या हो जाता है यहाँ पे कि यूरोप के पास US का सपोर्ट था, ग्लोबल साउथ को अपना सिस्टम खुद बिल्ड करना पड़ेगा। और लास्ट में लाइफ कहीं कहीं आपको यही चीज बता रही होती है जब ऐसे सिचुएशन आ जाते हैं कि जब सब कुछ ब्रेक होता है तभी इंसान फोर्स होता है रीथिंक करने के लिए। पॉलिटिक्स भी वही है कि बस स्केल इसका बड़ा होना चाहिए। तो आप अगर 2000 2020 या 21 में सीरम जैसे ऑर्गेनाइजेशन या बड़ी बड़ी कंपनी जिन्होंने
वैक्सीन बना लिया था, वो भी फिर वही करने का प्रयास कर रहे थे कि वो वैक्सीन को होल्ड करने की कोशिश कर रहे थे, और बाकी कंट्रीज जिनके पास नहीं है उस तरीके की सप्लाई या पावर, उनसे वो पैसा एक्सट्रैक्ट करने का प्रयास था। और उस जैसी क्राइसिस में सबका दिमाग खुला, और मुझे लगता है कि वो खोलना चाहिए अगर नहीं खुला तो। और अब जो सिचुएशन है वो उसकी पूरी एक्सेलेशन है कि ये जितनी भी पावरफुल कंट्रीज हैं वो एक तरीके से अपना सिस्टम डोमिनो बना के रखे हैं, जिसकी वजह से आप कभी भी उनको पेनिट्रेट करना और उनमें डिसरप्ट करना एक बहुत मुश्किल साइकिल बन जाएगा। तो चॉइस हमेशा सिस्टम का नहीं है, चॉइस यहाँ पे एग्जीक्यूशन का है, जो इन ग्लोबल साउथ कंट्रीज को लेना पड़ेगा।